अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सॉलिड नॉलेज। आज एक नए लेक्चर के साथ हाजिर है। हमारा यूनिट नंबर है 8 पीस, जो कि एक पोइम है। प्रीवियस वीडियो में आपने इसकी स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन और एक समरी पढ़ी थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद व्हाट द विंड इज कंपेयर्ड। विंड को किस चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है? द विंड इज कंपेयर टू अ मॉन्स्टर दैट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग अराउंड। विंड को एक मॉन्स्टर, एक द्योहकल से कंपेयर किया जा रहा है जो कि हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देते हैं। एक्सप्लेन इट्स सेंटर इज इन ट्रूथ। ये जो फ्रेज है इसका क्या मतलब है? द फ्रेज इट्स सेंटर इज इन ट्रूथ इटर्नल स्टिलनेस मीन्स दैट पीस इन फैक्ट द रियलिटी ऑफ द विंड। कि जो पीस है वही विंड की रियलिटी है, ना कि उसकी जो डिस्ट्रक्शन, जो डिस्ट्रॉय वाला एलिमेंट बताया गया वो उसकी रियलिटी नहीं है। असल में जो पीस है, जो स्टिलनेस है, वही रियलिटी ऑफ द विंड है। What is wind doing to all men's work? विंड इंसानों के कामों से क्या कर रही है? द विंड इज डिस्ट्रॉइंग मैंस वंडरफुल वर्क, इट स्मैशेस हाउसेज बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। कि इंसान के कामों को, बने हुए कामों को, शानदार कामों को तबाह कर रही है, घरों को और इमारतों को उसको तबाह कर रही है, तोड़ फोड़ कर रही है। हाउ डज द सीन लुक लाइक व्हेन द विंड इज स्टिल। जब हवा साकिन होती है, बिल्कुल रुकी होती है, तो कैसा मंजर नजर आता है? When wind is still, it looks like eternal peace। कहते हैं जब हवा रुकी होती है, साकन होती है, ऐसे जैसे हर तरफ जो ना वो एक दायमी जो ना सुकून होता है, ना ख़त्म होने वाला सुकून है। द स्काई लुक्स ब्राइट एंड ब्लू। आसमान नीला और जो ना वो चमकदार नज़र आ रहा होता है, क्योंकि सारे बादल जो ना वो तूफान की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। जेंटल ब्रीज विस्पर्स इन द डिस्टेंस। और जैसे बहुत दूर से सरगोशी करती हुई जो हवा है वो महसूस हो रही है। हाउ इज़ विंड डिस्क्राइब्ड इन फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम पीस। पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में विंड को कैसे डिस्क्राइब किया गया? इन द फर्स्ट स्टैंजा विंड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज डेमन डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग ऑल अराउंड मर्सिलेसली। फर्स्ट स्टैंजा में उसको एक डेमन के तौर पर, एक बला के तौर पर डिस्क्राइब किया गया, जो कि हर चीज़ को बेरहमी से तबाह करती जाती है। वट कंपेरिजन इज़ मेड इन द सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा में किस चीज़ का कंपेरिजन जो है मुआवजा किया गया? इन सेकेंड स्टैंजा विंड हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ अ जेंटल ब्रीज। ठीक है, सेकेंड स्टैंजा में उसको एक बहुत ही नर्म और बहुत ही सुहानी हवा के तौर पर बयान किया गया। इट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड एज लवर हु विस्पर्स हार्टफेल्ट फीलिंग इनटू द ईयर्स ऑफ हिज बिलवड। सेकेंड स्टैंजा में उसको एक पर्सोनिफाई किया गया, एक लवर के तौर पर हवा को बयान किया गया, जो कि अपने दिल के जो एहसासात हैं, दिल की जो फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, वो अपने जो महबूब होता है उसके कानों में सरगोशी जो ना कर रहे होते हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं। तो ये सेकंड में उसको बहुत ही एक सूथिंग एलिमेंट के तौर पर जो ना वो बयान किया गया। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। Pronouns are those words which are used in the place of noun. For example, he, she, it, they, you, etc. इसकी ये वो जो अभी हमने बोला, ये पर्सनल प्रोनाउंस की एग्जांपल्स थी। इसकी और बहुत सी एग्जांपल काइंड्स हैं, जैसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव है, इंट्रोगेटिव है, रेसिप्रोकल है। यहाँ पे इस लेसन में हम 3 जो ना वो इसकी काइंड्स देखेंगे। डिमोस्ट्रेटिव वो किसी चीज़ की को इंडिकेट करने के लिए, उसकी तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होती है। रिफ्लेक्सिव है वो ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनके साथ हम सेल्फ का वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स एक्सेट्रा। इंट्रोगेटिव है जो क्वेश्चन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखें, हैंड मी दैट हैमर। अब ये दैट जो है वो इंडिकेट करने के लिए है, इशारा करने के लिए है, तो ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आई सा माई सेल्फ इन द मिरर। जैसे कि मैंने आपको बताया, माई सेल्फ जो है, जो सेल्फ जिनके साथ प्रोनाउन के साथ, उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। हु इज़ देयर। अब ये जो हु है वो क्वेश्चन के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। ही हिमसेल्फ विल बी आवर न्यू फ्रेंड। हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इज़ दिस योर टीचर्स बुक। अब दिस भी जो है ना वो एक इंडिकेटर है, तो ये हमारा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। विच इज़ योर पेन। अब विच जो है ये भी क्वेश्चन किया जा रहा है इसमें, तो विच हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ईडियम्स एंड देयर उर्दू एक्विवेलेंट। ईडियम्स ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो कि वर्ड्स और हैं, लेकिन उनके अंडरलाइंग मीनिंग जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इंग्लिश के ईडियम देखेंगे और उनका उर्दू में जो एक्विवेलेंट होता है, उसका जो मुतबादल है उर्दू में, वो भी देखेंगे। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। कि जब अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब ये है कि जब एक काम जो नुकसान हो जाता है उसके बाद पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। इसका मतलब ये है कि हर काम को वक्त पर जो है ना मुनासिब वक्त पर करने की कोशिश करनी चाहिए।
आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आसमान से गिरा खजूर में अटका, कि एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाने के लिए हम ऐसा जो ना वो एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आंख ओझल पहाड़ ओझल, इसका मतलब ये है कि वो शख्स जो दूर चला जाता है वो फिर भूल ही जाता है। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा पढ़ोगे भरोगे, कि अगर एहसान करोगे तो आपको एहसान का बदला मिलेगा, बुरा करोगे तो आपको बुरा मिलेगा। जेरेंट, जेरेंट एक ऐसा नोन है जो हम वर्ब से बनाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है और ये नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। और इन तीनों में क्या इनकी पहचान है वो ये है कि आईएनजी की जो फॉर्म है वो हम जितने भी कंटिन्यूस हैं उनमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जितने भी कंटिन्यूस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात करते तो इज आर एम लगाएंगे, अगर पास्ट हो तो वाज वर, और अगर फ्यूचर हो तो विल बी और शैल बी लगाते हैं। ठीक हो गया। तो आपने ये देखना है कि जितने भी कंटिन्यूस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब है और आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। अगर हमारी आईएनजी वाली फॉर्म के साथ ऐसे वर्ड के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग लगा होगा तो वो जेरेंड नहीं होगा बल्कि वो वर्ब होगा। और उसकी दूसरी तरफ देखें, अगर हमारे पास आईएनजी वाली फॉर्म वाले लेटर्स हैं, सॉरी वर्ड्स हैं, और उनके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो क्या होगा, जेरेंड, और वो नाउन के तौर पर काम कर रहा है, वो वर्ब नहीं होगा। एग्जाम्पल देखें, आई लाइक कुकिंग, ठीक है, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कुकिंग से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये जेरेंड है। दे आर गोइंग आउट ऑफ कंट्री फॉर अर्निंग, फॉर अर्निंग, अर्निंग से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये होगा जेरेंड। ही स्पेंड्स मच ऑफ हिज टाइम इन रीडिंग, रीडिंग से पहले कोई भी हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये होगा जेरेंड। जितने इन तीनों सेंटेंसेस में देखें, cooking, earning, reading, these are all gerund, not verbs, because these are performing the function of noun. जेरन क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे जेरन फ्रेज। फ्रेज का होता है मोर देन वन वर्ड। जब हम किसी भी वर्ड के साथ एक नया वर्ड ऐड कर देते हैं तो वो फ्रेज बन जाता है, यानी कि वर्ड से जो नेक्स्ट लेवल है वो फ्रेज का होता है। जैसे एप्पल है वो एक वर्ड होगा, एन एप्पल वो एक फ्रेज बन जाएगा, क्योंकि मोर देन वन वर्ड जो ना वो यूज़ किए गए हैं। तो फ्रेज जो ना जेरन फ्रेज ऐसा फ्रेज है जिसमें यानी कि 2-3 वर्ड्स होंगे और साथ उसमें जेरन जो वो यूज़ किया गया तो वो जेरन फ्रेज होगा। एग्जाम्पल, अ फ्रेज दैट कंसिस्ट ऑफ जेरन, इट्स ऑब्जेक्ट एंड मॉडिफायर, उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट वगैरह यूज़ किया जाएगा तो वो जेरन होगा। एग्जाम्पल है, ईटिंग शेलफिश क्विकली इज़ अ बैड आइडिया। अब ईटिंग शेलफिश क्विकली ये एक फ्रेज है, इसमें ईटिंग जो है वो हमारा जेरन है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो शेलफिश को यूज़ किया गया तो ये एक हम इसको जेरन फ्रेज कह देंगे। इन्फिनेटिव फ्रेज, सबसे पहले देखिए इन्फिनेटिव क्या है। किसी भी वर्ब की जो बेसिक फॉर्म है जिसे हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं वो उसका इन्फिनेटिव होता है। और इन्फिनेटिव वर्ब के साथ ज़्यादातर जो ना वो टू जब यूज़ किया जाता है और टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है तो वो हमारा इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। तो इन्फिनेटिव फ्रेज़ क्या है, एक ऐसा फ्रेज़, एक ऐसा इन्फिनेटिव वर्ब जिसके साथ जो ना वो कोई ऑब्जेक्ट वगैरह या उसका कोई कम्प्लीमेंट यूज़ किया गया हो तो वो इन्फिनेटिव फ्रेज़ बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बाई द ट्रेयर क्विकली। अब टू बाय द ट्रेयर क्विकली, अब टू बाय क्या है, हमारा इन्फिनेटिव है और साथ ट्रेयर की बात कर रहे हैं, ट्रेयर उसका जो ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा ये सब वर्ड्स मिलके इन्फिनेटिव फ्रेज बन जाएगा। यानी कि जब इन्फिनेटिव फॉर्म होगी और साथ उसका ऑब्जेक्ट होगा तो वो इन्फिनेटिव फ्रेज बन जाएगा। प्रपोजिशनल फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज ऐसा फ्रेज है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक जो है ना वो प्रपोजिशन ज़रूर यूज़ की गई है तो वो प्रपोजिशनल फ्रेज होगा। फॉर एग्जांपल, द जेनी फ्रॉम द ब्रास लैम्प ग्रांटेड 3 विशेस। अब फ्रॉम द ब्रास लैम्प क्या है, ये प्रपोजिशन यूज़ की गई है तो ये पूरा जो है ये मिलके प्रपोजिशनल फ्रेज का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, अब ऑन द टेबल क्या है, हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो ऐसे फ्रेज, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनमें कोई प्रपोजिशन यूज़ की गई हो उसे हम प्रपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेरंड फ्रेजेस, इन्फिनेटिव फ्रेजेस एंड प्रपोजिशनल फ्रेजेस। पहले हमने इसकी इन तीनों को अलग अलग से डिफाइन किया है, अब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सेंटेंस देके,
मारिया फेल ओवर द कोर्ट। अब ओवर द कोर्ट क्या है, ये प्रपोजिशन यूज़ की है तो ये प्रपोजिशन फ्रेज होगा। द स्ट्राइकर्स हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर्स। अब टू डिस्कस हमारा इन्फिनेटिव है तो ये जो पूरा फ्रेज क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव फ्रेज बन जाएगा। आफ्टर लर्निंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच द क्लास बिगेन टू लर्न पंक्चुएशन। अब लर्निंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब ये लर्निंग हमारा जेरंड है तो ये जेरंड फ्रेज होगा। विल समवन बी हियर सून टू ओपन द डोर। टू ओपन हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज होगा। तलहा विजिटेड टर्की वाइल स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ टर्किश आर्ट। ऑफ टर्किश आर्ट, ऑफ हमारा एक प्रपोजिशन है तो ये हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज होगा। बिफोर पुटिंग सो मच एफर्ट इन योर प्रोजेक्ट्स यू शुड गेट सम गाइडेंस फ्रॉम योर बॉस। अब ये जो है पुटिंग है ये एक हमारा जेरंड है तो ये जेरंड फ्रेज होगा। डज द कैप्टन वांट अस टू लोअर द सेल बिफोर वी एंटर द हार्बर। अब टू लोअर एक इन्फिनेटिव वर्ब है तो ये पूरा सब जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनको हम इन्फिनेटिव फ्रेज कहेंगे। तो अब आपको समझ आ गया ना, जब कोई प्रपोजिशन किसी फ्रेज में आएगी तो वो प्रपोजिशन फ्रेज होगा, जब जेरंड यूज़ किया गया तो जेरंड फ्रेज होगा, इन्फिनेटिव अगर किसी वर्ब यूज़ किया गया तो वो इन्फिनेटिव फ्रेज होगा। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सॉलिड नॉलेज। अगर आप किसी वजह से ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सके या फिर आपके लेक्चर्स मिस हो गए हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेबस हम यहाँ पर कवर करवाएंगे। 10 से 15 मिनट की वीडियो में हम आपका हर टॉपिक पूरी डिटेल के साथ आप तक पहुँचाएंगे। आप इन वीडियो से इस्तेफादा हासिल करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगर कुछ समझना आए तो कमेंट में आप हमसे सवाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई टॉपिक या फिर अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम यहाँ पर आपकी मदद के लिए हर वक्त मौजूद